जी नमस्कार। करेंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। प्रत्येक दिन की भांति आज भी हम लोग करेंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। वैसे करेंट अफेयर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वन बाय वन करके हम करेंट अफेयर्स के पॉइंट्स को देखेंगे। लेकिन देखने से पहले एक बात याद रखिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि प्रत्येक दिन टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट लिया जा रहा है मॉर्निंग और इवनिंग में। आपको जब भी समय हो आप वहां जाकर विजिट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मीना वाटिका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के नाम से। वहां जाएं डिस्क्रिप्शन में और वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि आप अपनी पढ़ाई को लॉकडाउन में भी मजबूत रख सकते हैं, पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। जो आप जानते हैं उसे आप भूलेंगे नहीं, और जो आप नहीं जानते हैं, जो आपके लिए नया होगा, उसे आप सीखते चल जाएंगे। ये मेरा मकसद है। चलिए समझते हैं। आज का पहला पॉइंट है गिग अ अपॉर्चुनिटी। ध्यान दीजिएगा, गिग अ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी ध्यान दीजिएगा कि ये पॉइंट्स मैंने क्यों उठाया। गिग अ अपॉर्चुनिटी क्या है? ये एक पहल है जो लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कहिएगा एक्सिस बैंक के द्वारा ये पहल लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है गिग अ अपॉर्चुनिटी, है ना, एक्सिस बैंक के द्वारा। मेनली ये है क्या? गिग अ अपॉर्चुनिटी क्या है? ये एक ऐसा पहल है कि आप घर बैठे काम कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से वर्क होगा और आप घर बैठे काम कर सकते हैं। कोविड-19 में लोगों को घर से रहकर काम करने की आदत पड़ गई है, इसीलिए एक्सिस बैंक ने इस बातों को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने गिग अ अपॉर्चुनिटी पहल प्रारंभ किया। किसने किया? तो एक्सिस बैंक ने। तो यहां पर क्वेश्चन बनेगा कि गिग अ अपॉर्चुनिटी पहल का संबंध किस बैंक से है? तो आप कहेंगे एक्सिस बैंक से है। क्लियर है? यदि एक्सिस बैंक की बात करें, एक्सिस बैंक का पंजीकृत कार्यालय अहमदाबाद में है। याद रखिएगा, एक्सिस बैंक का पंजीकृत कार्यालय पूछता है एग्जाम में, एक्सिस बैंक का पंजीकृत कार्यालय कहां है मेरे भाई? अहमदाबाद में। कहां है? अहमदाबाद में। देखिए एकदम याद रखिए, एक्सिस नहीं कहता है, एक्सिस। एक्सिस मतलब ध्रुव, एक्सिस मतलब ध्रुव। कौन? पहले हम फिर तुम बाद, यानी अहमदाबाद। अहमदाबाद यानी कि एक्सिस पर कौन जाना है? अहमदाबाद। यानी इसका पंजीकृत कार्यालय है अहमदाबाद और इनका हेड क्वार्टर पड़ता है मुंबई में। इसका जो है हेड क्वार्टर कहां पड़ता है मेरे भाई? मुंबई में पड़ता है एक्सिस बैंक का हेड क्वार्टर। पहले एक्सिस बैंक यूटीआई के नाम से जाना जाता था। यूटीआई को ही नाम बदलकर एक्सिस कर दिया गया, एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दिया गया था, और वह समय था 30 जुलाई 2007 का। यह भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुका है कि बताइए कि यूटीआई का नाम बदलकर एक्सिस कब कर दिया गया, है ना? एक्सिस बैंक लिमिटेड कब कर दिया गया, है ना? तो आप कहेंगे 30 जुलाई 2007 को यूटीआई का नाम बदलकर एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दिया गया। और एक्सिस बैंक सुर्खियों में आने का वजह क्या है? एक्सिस बैंक ने अभी हाल ही में प्रारंभ किया है एक पहल जिसका नाम है गिग अ अपॉर्चुनिटी। क्या नाम है? गिग अ अपॉर्चुनिटी। गिग अ अपॉर्चुनिटी एक्सिस बैंक का इनका टैग लाइन है। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, टैग लाइन। एक्सिस बैंक का टैग लाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। याद रखिएगा, मैंने क्या कहा? बढ़ती का नाम जिंदगी। बढ़ती का नाम जिंदगी एक्सिस बैंक का क्या है? टैग लाइन है। मैंने एसबीआई का टैग लाइन आपको पहले ही बता दिया था, सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं, बहुत सारा चीज। देखिए करेंट अफेयर्स के साथ साथ जो स्टैटिक लेके चल रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस इससे बनेगा, जब बार बार आप स्टडी करते चलेंगे तो रिपीट होते चला जाएगा, और जब रिपीट होगा, चीजों को रिपीट करने की बहुत जरूरी है। चीजें रिपीट नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो जो आप पढ़े हैं वह भी कंफ्यूजन बस गलत हो जाता है। तो चलिए समझते हैं। तो मैंने क्या कहा? गिग अपॉर्चुनिटी
एक पहल है जो लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा, जिनका पंजीकृत कार्यालय अहमदाबाद में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी, और यूटीआई का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 को एक्सिस बैंक कर दिया गया था। क्लियर है? चलिए बात करते हैं आज का पॉइंट नंबर 2 है इंडियन एयरफोर्स। ध्यान दीजिएगा, IAF, इंडियन एयर फोर्स, इंडियन एयरफोर्स। ध्यान दीजिए, AIF, इंडियन एयरफोर्स ने अभी हाल ही में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? मोबाइल ऐप। इंडियन एयरफोर्स ने अभी हाल ही में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है माई IAF। क्या नाम है? माई IAF। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिनका नाम है माई IAF। क्लियर? इसका निर्माण CDAC के द्वारा किया गया, यानी ये जो मोबाइल ऐप है ना, इनका निर्माण किया गया है CDAC के द्वारा। किसके द्वारा? CDAC के द्वारा इसका जो है निर्माण किया गया है, जिनका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। याद रखिएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है ना, एडवांस कंप्यूटिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है। यानी कि CDAC के द्वारा निर्माण किया गया है माई AF, जो कि लॉन्च किया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। एक मोबाइल ऐप का नाम है माई AF, जिनका निर्माण CDAC के द्वारा किया गया है, और CDAC का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। क्लियर है? इंडियन एयरफोर्स की यदि बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के अभी जो है, इंडियन एयरफोर्स के एयरफोर्स जो है, चीफ मार्शल कौन है? इंडियन एयरफोर्स का अभी चीफ मार्शल कौन है? ये क्वेश्चन आ सकता है, तो कहिएगा इसका जो है चीफ मार्शल है, एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार भदौरिया। कौन है? राकेश कुमार भदौरिया। इनके कौन है? चीफ मार्शल हैं, एयर चीफ मार्शल। किसके? इंडियन एयर फोर्स के। इंडियन एयर फोर्स से क्वेश्चंस एग्जाम में बनता है, कहता है कि इंडियन एयर फोर्स प्रशिक्षण कॉलेज कहां है? इंडियन एयर फोर्स प्रशिक्षण कॉलेज। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चंस बन जाता है। इंडियन एयर फोर्स का जो प्रशिक्षण दिया जाता है, तो ये प्रशिक्षण संस्थान कहां कहां है, इससे क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। तो सबसे पहला एयर फोर्स एकेडमी, जो क्वेश्चंस आ चुका है। एयर फोर्स एकेडमी कहां है? तो कहिएगा हैदराबाद में है। 1 बाय 1 करके देखते हैं। एयर फोर्स एकेडमी कहां पड़ता है मेरे भाई? हैदराबाद में पड़ता है। कहां पड़ता है? हैदराबाद में। एयर फोर्स एकेडमी कहां पड़ता है? हैदराबाद में पड़ता है। क्लियर हुआ? एयर फोर्स कहां पड़ेगा? तो हैदराबाद में। यानी एयर फोर्स जब आकाश में उड़ान भरता है तो लोग हैरान हो जाते हैं, हैदर हो जाते हैं, हैदराबाद हो जाते हैं। कहने का मतलब है एयर फोर्स एकेडमी है हैदराबाद में। क्लियर है? पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल कहां है? पूछेगा। पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल है आगरा में। कहां है? आगरा में। पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल कहां पड़ता है? तो कहिएगा आगरा में पड़ता है। क्लियर है? तो पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल कहां पड़ता है? आगरा में। क्लियर हुआ? एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल, ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल है ना। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल कहां पड़ता है? बीदर में। कहां पड़ता है? बीदर में। और ये मैं क्या देख रहा हूं? नौसेना का प्रशिक्षण संस्थान, नहीं सॉरी, नौसेना कहते हैं, एयरफोर्स का यानी प्रशिक्षण संस्थान हम लोग देख रहे हैं। एयरफोर्स का प्रशिक्षण संस्थान में एयरफोर्स एकेडमी है हैदराबाद में। पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल कहां पड़ता है? हैदराबाद में। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल कहां पड़ता है? तो आप कहेंगे बीदर में।
एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहां पड़ता है? ये क्वेश्चंस आया है। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज, ध्यान दीजिएगा, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहां है? तो कहिएगा जलाहली में। कहां है? जलाहली। और जलाहली कहां है? बेंगलोर में है। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज पड़ता है जलाहली, और जलाहली कहां है? बेंगलोर में। क्लियर है? एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहां है? कोयम्बटूर में है। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहां है? तो कहिएगा कोयम्बटूर में है। कहां है? कोयम्बटूर में। समझे? तो एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज है कोयम्बटूर में, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज जलाहली, एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बीदर में है, एयरफोर्स एकेडमी जो हैदराबाद में है, और पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल कहां है? आगरा में। क्लियर हुआ? तो एयरफोर्स सुर्खियों में आने का वजह है कि इन्होंने अभी हाल ही में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है इसके द्वारा, जिनका नाम है माई IAF। इसका निर्माण सीडैक के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? सीडैक के द्वारा किया गया है। क्लियर है? अब मैं बढ़ते हैं आगे पॉइंट नंबर 3 पर। देखिए ध्यान से, 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ते चलेंगे, एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं होने देंगे। बस आप लोगों को कंटिन्यू रहना है, क्योंकि कंटिन्यू रहिएगा तभी कुछ हो पाएगा। चलिए, आज का तीसरा पॉइंट है संपत्ति क्षति दावा अधिकरण। एकदम ध्यान दीजिएगा, संपत्ति क्षति दावा अधिकरण। अब ये क्या है? एकदम अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। संपत्ति क्षति दावा अधिकरण अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा मंजूरी दी गई है ना। संपत्ति क्षति दावा अधिकरण स्थापित करने की मंजूरी किसके द्वारा दी गई है? तो कहिएगा यूपी के सीएम के द्वारा। और यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। क्लियर है? इन्होंने अभी संपत्ति क्षति दावा अधिकरण स्थापित करने की मंजूरी दी है। कहां कहां? एक लखनऊ शहर में और एक मेरठ में। लखनऊ तथा मेरठ में। अब ये संपत्ति क्षति दावा अधिकरण है क्या? तो आपको पता होगा, संपत्ति क्षति दावा अधिकरण संपत्ति की जो क्षति होती है, यानी कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा संपत्ति क्षति दावा अधिकरण लॉन्च किया गया अभी हाल ही में, यानी उसे स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है। कहां कहां? लखनऊ तथा मेरठ में, है ना। इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि प्रदेश के किसी राजनीतिक दल, है ना, या फिर विरोध प्रदर्शन या आंदोलन के दौरान यदि सार्वजनिक या फिर निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है ना, तो वह व्यक्ति यह संपत्ति क्षति दावा अधिकरण में जाकर अपील कर सकते हैं। अपील की जा सकती है कि हमारी संपत्ति को नुकसान किया गया है, चाहे वह सरकारी हो या फिर किसी का निजी हो। नहीं, आपने देखते भी होंगे, जो है हमारे दिनचर्या में होती है, कभी विरोध प्रदर्शन हो जाते हैं, कभी जो है तोड़ फोड़ कर दिया जाता है, जो है सब सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचा दिया जाता है, या फिर कभी निजी संपत्ति को क्षति पहुंचा दिया जाता है। तो उस स्थिति में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण बनाया गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ तथा मेरठ में। इसकी मंजूरी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि यदि इस तरह का कोई उपद्रव होता है तो आप जो है यहां आकर जो है अपील कर सकते हैं संपत्ति क्षति दावा अधिकरण में। और इसमें दे दिया है कि मेरठ मंडल के संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के अंतर्गत कौन कौन जो है रखा गया है, किसको किसको उसमें रखा गया है। तो सहारनपुर, मेरठ नहीं, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, आगरा। तो याद रखिएगा, नहीं मैं बात कर रहा हूं मेरठ का। मेरठ के अंतर्गत रखा गया है मेरठ को खुद, सहारनपुर को, सहारनपुर है ना, बरेली है ना, आगरा, बरेली, आगरा, मुरादाबाद है ना, मुरादाबाद है ना, मेरठ हो गया, सहारनपुर हो गया, बरेली हो गया, आगरा हो गया, मुरादाबाद हो गया। नहीं, और एक साथ ये अलीगढ़,
यानी ये 6 को इसके अंतर्गत रखा गया है, बाकी जो बचा वो किस में रखा गया है, तो लखनऊ के अंतर्गत। तो क्वेश्चन यदि ये बना दे, संपत्ति क्षति दवा अधिग्रहण जो हाल ही में अभी मंजूरी दी गई है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, तो बताएं कि मेरठ संपत्ति क्षति दवा अधिग्रहण के अंतर्गत किसे रखा गया है। तो कहिएगा मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, बरेली, अगड़ा, मुरादाबाद। क्लियर है। अब बाकी जो रहेगा ऑप्शंस में वो कहेंगे कि लखनऊ के अंतर्गत रखा गया है। कहने का मतलब है कि ये संपत्ति क्षति दवा अधिकरण को एक ऐसा निकाय बनाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि ये दवा अधिकरण का फैसला अंतिम होगा। ये दवा अधिकरण यदि फैसला सुनाती है तो इसकी फैसला को अंतिम माना जाएगा, इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है, यानी इसके फैसला को सर्वमान्य माना जाएगा। क्लियर है। तो समझ गए संपत्ति क्षति दवा अधिकरण क्या है, यानी प्रदेश के किसी राजनीतिक जुलूस, विरोध प्रदर्शन या फिर आंदोलन के दौरान यदि सार्वजनिक या फिर निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाया जाता है तो आपको अधिकार दिया जाता है कि संपत्ति क्षति दवा अधिकरण में जाकर अपील करें। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 का। चौथा पॉइंट है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। ध्यान दीजिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। जी हां, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का घोषणा हो चुका है, निर्णय ले लिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ शहर का शीर्ष पुरस्कार जीता है इंदौर ने। किसने जीता है? शीर्ष पुरस्कार जीता है इंदौर ने। इंदौर जो मध्य प्रदेश का एक शहर है, इंदौर, जहां आईडीबीआई का पंजीकृत कार्यालय भी है इंदौर, है ना, क्लियर है ना। तो इसको क्या किया गया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में शीर्ष स्थान दिया गया है, यानी ये लगातार चौथी बार स्वच्छ सर्वेक्षण का जो है पुरस्कार जीता है। लगातार चौथी बार स्वच्छ सर्वेक्षण का पुरस्कार जीतने वाली शहर हो गया इंदौर। क्लियर है। और दूसरे स्थान पर जो है वह सूरत है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा स्थान सूरत का है, तीसरा स्थान नवी मुंबई का है। तीसरा स्थान है नवी मुंबई का। तीसरा स्थान किसका है? नवी मुंबई का है, जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में तीसरा स्थान पर नवी मुंबई। चौथे स्थान पर है विजयवाड़ा। चौथे स्थान पर है विजयवाड़ा, है ना। और 5वें स्थान पर है अहमदाबाद। लेकिन आप उतना याद नहीं रखिए, 4 ऑप्शन आता है कि लगाएं, क्रम से लगा दीजिएगा। कहिएगा सबसे शीर्ष स्थान इंदौर का है, दूसरा सूरत का है, दूसरा देखो तो सूरत देखो, तीसरा देखो नवी मुंबई, चौथे में विजयवाड़ा का नंबर आता है। और पटना जो है निचले पायदान पर है, सबसे निचले पायदान पर है। क्लियर है। यानी टोटल 20 शहर में सबसे निचले पायदान पर, यानी कि पटना को लिया गया है। पटना जो है इस सूची में सबसे निचले पायदान पर है स्वच्छ सर्वेक्षण में। क्लियर है। तो क्वेश्चन जो बनेगा ये बनेगा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में पहले स्थान पर कौन है, यानी शीर्ष। नेक्स्ट पॉइंट है 5 नंबर, 5वां पॉइंट। और 5वां पॉइंट है सुनामी रेड्डी प्रमाण पत्र। ध्यान दीजिएगा, सुनामी रेड्डी प्रमाण पत्र। ध्यान दीजिएगा, सुनामी रेड्डी प्रमाण पत्र दिया गया है किसको? तो कहिएगा उड़ीसा को। किसे मिला है? उड़ीसा को। और उड़ीसा यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला जो है पहला राज्य है, जो उड़ीसा के 2 तटीय गांव को मिला है। 2 गांव को मिला है, उड़ीसा के 2 गांव को, है ना, दिया गया है। और उनमें से पहला गांव है वेंकट रायपुर। वेंकट रायपुर जो पड़ता है गंजाम जिले में। गंजाम जिले में पड़ता है वेंकट रायपुर। और दूसरा है, वेंकट रायपुर पहला हो गया, दूसरा है नौलिया शाही। नौलिया शाही, है ना, जो पड़ता है किस जिले में? जगत सिंहपुर जिले में। किस जिले में? जगत सिंहपुर जिले में।
है ना, जगत सिंहपुर जिले में, यानी उड़ीसा के 2 ऐसे गांव हैं जिन्हें सुनामी रेडी प्रमाण पत्र दिया गया है। क्लियर है? उड़ीसा के 2 तटीय गांव हैं, ये तटीय गांव हैं वेंकट रायपुर और नोलिया शाही, जिन्हें सुनामी रेडी प्रमाण पत्र मिला है अभी हाल ही में। यानी सुनामी रेडी प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उड़ीसा भारत का पहला राज्य बन गया है। क्या बन गया है? उड़ीसा पहला राज्य बन गया है सुनामी रेडी प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला। अब मैं बात करता हूं सुनामी रेडी प्रमाण पत्र कौन देते हैं। तो यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग, यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग के द्वारा यह दिया जाता है। सुनामी रेडी प्रमाण पत्र के द्वारा दिया जाता है ना, सुनामी रेडी प्रमाण पत्र। क्लियर है? तो सुनामी रेडी प्रमाण पत्र यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग इस पुरस्कार को देता है। इस तरह से प्राप्त करने वाला भारत बंगाल की खाड़ी का पहला बन गया है। यानी कि यूनेस्को के द्वारा दिया गया सुनामी रेडी प्रमाण पत्र उड़ीसा के 2 गांव को, 2 तटीय गांव को, जिनका नाम है वेंकट रायपुर गंजाम जिला में पड़ता है, नोलिया शाही जगतपुर सिंह जिले में पड़ता है। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं यूनेस्को का, इससे क्वेश्चंस बन जाता है एग्जाम में। तो यूनाइटेड, देखिए इसका स्थापना जो हुआ है यूनेस्को का, वह हुआ है 1945 में। कब हुआ है? 1945 में। 4 नवंबर का समय था, 4 नवंबर 1945 में यूनेस्को स्थापित हुआ। और हमारा जो इंडिया है भारत, यह 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना। कब बना? सदस्य बना यूनेस्को का 1946 में भारत। क्लियर है? कब बना? 1946 में। यदि इसके हम डायरेक्टर जनरल की बात करें, डायरेक्टर जनरल, क्या बात करें? डायरेक्टर जनरल, यानी यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो कहिएगा आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं। कभी डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है, आप कहेंगे आंद्रे अजेलो। कौन है? आंद्रे अजेलो। स्थापना 4 नवंबर 1945 के हुआ था और भारत शामिल हुआ था 1946 में, इसका सदस्य बना। और इन्हीं के द्वारा अभी सुनामी रेडी प्रमाण पत्र दिया गया है, जो कि भारत का पहला राज्य है जिसे सुनामी रेडी प्रमाण पत्र दिया गया उड़ीसा के 2 तटीय गांव को, वेंकट रायपुर और नोलिया शाही को। क्लियर है? चलिए बात करते हैं आज का नेक्स्ट पॉइंट, छठा नंबर पॉइंट में आरबीआई है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आरबीआई ने अभी हाल ही में इंडिया का ग्रोथ डेवलपमेंट निकाला गया है, जीडीपी निकाल करके बताया गया है, कभी अनुमान लगाया गया है आरबीआई के द्वारा, है ना। इसीलिए इस पॉइंट को नोट किया गया। आरबीआई ने अभी हाल ही में, है ना, आरबीआई ने अभी हाल ही में 2021 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान लगाया है। कितना लगाया है? भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान लगाया है इंडिया के लिए, है ना, और वो लगाया गया है -4.5%। देखिए -4.5% लगाया गया है भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान। किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा। कितना लगाया गया है? -4.5%, है ना। अब मैं बात करता हूं जीडीपी का। एकदम ध्यान से समझिएगा कि बहुत लोगों को लगता होगा कि जीडीपी है क्या, क्या है ये। तो जीडीपी क्या है? ग्रॉस डेवलपमेंट। देखिए ध्यान से, ग्रॉस डेवलपमेंट नहीं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद जिसे कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी होता क्या है? इसे कैलकुलेट कौन करते हैं मेरे भाई? जीडीपी को कैलकुलेट कौन करते हैं?
जीडीपी को कैलकुलेट कौन करते हैं? तो जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं एनएसओ, नहीं, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, यानी यू कहें राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्या कहें? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, है ना, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, इन्हीं के द्वारा जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। अब बात करते हैं जीडीपी है क्या। आपको लगता होगा कि सर जीडीपी तो आपने कहा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है, लेकिन ये होता क्या है? तो समझिए जीडीपी क्या होता है। जीडीपी जो है एक वर्ष के दौरान, यानी भारतीय सीमाओं के अंदर, यानी भारतीय सीमाओं में रह रहे व्यक्तियों के द्वारा कमाई गई इनकम होता है जीडीपी। मैंने क्या कहा? भारतीय सीमाओं के अंदर, यानी भारत की जो सीमा है उसके अंतर्गत जितने इंडियन हैं, चाहे वह इंडियन हो चाहे वह फॉरेनर हो, यानी भारतीय कमाए या फिर विदेशी कमाए, उससे मतलब नहीं है, भारतीय कमाए या फिर विदेशी कमाए, कोई भी कमाए, उनकी जो इनकम है उसे हम जीडीपी में रखते हैं। यानी यूं कहें कि भारतीय सीमाओं के अंदर व्यक्तियों के द्वारा कमाई गई इनकम जीडीपी कहलाता है, चाहे वह भारतीय कमाए चाहे वह विदेशी कमाए। समझे? तो क्या होता है? जीडीपी होता है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो अभी आप देख रहे हैं कोरोना काल में क्या हुआ, कोरोना जो पेंडेमिक ये जो आया हुआ है, इन्होंने क्या किया है, अधिकतर लोगों का, अधिकांश लोगों की इनकम को समाप्त कर दिया गया है, कोई इनकम ही नहीं है। तो जब सोचिए, जब इंडियन कोई इनकम नहीं कर रहा है, ना कोई फॉरेनर इनकम कर रहा है हमारे देश में, तो फिर जीडीपी कहां जाएगी? माइनस में ही ना जाएगी। तो इसीलिए आरबीआई ने 2021 में अनुमान लगाया है कि इंडिया का जो जीडीपी रहना है वह -4.5% रहना है, और यह अनुमान आरबीआई के द्वारा लगाया गया है। आरबीआई की यदि बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुआ, पता होगा, और 1937 में, 1937 से इसका जो हेड क्वार्टर है वह चला गया है मुंबई, पता होगा, और इसके पहले हेड क्वार्टर था कोलकाता में। क्लियर है? अच्छा, आइए आगे। आरबीआई की यदि बात करें, अभी करंट में गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर कौन है? आपको पता होगा, शक्तिकांत दास, जो कि आप लोगों को तो मैं बता चुका हूं, रिवाइज हो रहा है आपका, यानी शक्तिकांत दास नहीं, इनके करंट में गवर्नर हैं। मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को यह भी बताया था कि बताइए कि 1 रुपये के सिक्के पर किसका सिग्नेचर होता है, कौन हस्ताक्षर करते हैं? तो वो होता है वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का। उससे अपर जैसे 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, इस पर किसके साइन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर का होते हैं। किसके होते हैं? आरबीआई के गवर्नर का। क्लियर है? तो ज्यादा इतने डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम आप लोगों को क्लियर कर चुके हैं। इतना याद रखिएगा, आरबीआई के द्वारा जो जीडीपी का अनुमान लगाया गया है, जीडीपी विकास दर का जो अनुमान लगाया गया है इंडिया के लिए 2021 में, वह लगाया गया है 4.5%। क्लियर है? चलिए बात करते हैं, आज का लास्ट पॉइंट है, और आज के लास्ट पॉइंट में बात करेंगे हम एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का। ध्यान दीजिएगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जी हां, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या है? अभी हाल ही में चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यानी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिनका नाम है गोफेन 9। क्या नाम है? गोफेन 9, है ना। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ना। और जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। तो क्वेश्चंस यहां पर क्या बनेगा कि अभी हाल ही में लॉन्च किया गया कोफेन 19 एक सैटेलाइट, जो जिसका संबंध है किस देश से? आप कहेंगे चाइना से। कहां से है? चाइना से। इसी से रिलेटेड और भी सैटेलाइट जिसे क्वेश्चन आता है नेपाली सेट। नेपाली सेट कहां का जो है? क्वेश्चन आ जाएगा आपसे कि नेपाली सेट
है ना। नेपाली सेट जो है कहां का सैटेलाइट है, आप कहेंगे नेपाल का है। कहां का है, नेपाली सेट नेपाल का है। इसी तरह से और भी है, जैसे रावण सैटेलाइट लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, श्रीलंका के द्वारा। ये क्वेश्चंस बन जाएगा कि रावण सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, श्रीलंका के द्वारा। और भी जैसे बंगबंधु, बताइए आप लोग, बंगबंधु सैटेलाइट था जो लॉन्च किया गया था, बांग्लादेश से इसका रिलेशन है। बंगबंधु से रिलेशन कहां जाता है, बांग्लादेश से जाता है। और बताइए जैसे अमेजोनिया वन पढ़े भी होंगे, आपको पढ़ाए भी होंगे। अमेजोनिया वन है ना, अमेजोनिया वन कहां का था, तो ब्राजील का। अमेजोनिया वन लॉन्च किया गया था ब्राजील के द्वारा। अमेजोनिया वन ब्राजील याद रखिएगा। नहीं, आसिस सैटेलाइट कहां का है, बताइए आप लोग। आसिस सैटेलाइट कहां का है, तो बताइएगा साउथ कोरिया का है। कहां का है, साउथ कोरिया का है आसिस सैटेलाइट। तो कहने का मतलब है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां पर यह बनेगा कि गोफेन 19 जो सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, इनका संबंध किस देश से है, आप कहेंगे चाइना से है। क्लियर है। तो आशा करते हैं आप अच्छी तरीका से इन्हें समझे होंगे। इसी प्रकार हम प्रत्येक दिन आएंगे और अच्छी तरीका से आपको समझाते हुए चलेंगे। आपको करना कुछ नहीं, करना यही है आप कंटिन्यू रहें और एकाग्रचित होकर ध्यान पूर्वक सुने और प्रत्येक दिन टेस्ट लगाएं। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे फिर अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।